हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है उज्जवल और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब्स होते हैं उनके अंदर किस चीज़ की फीलिंग होती है और आखिर ये कैसे वर्क करते हैं, कैसे बनते हैं, इसके बारे में आज डिटेल में हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ क्लेरिफाई कर दूं कि इस वीडियो को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया गया है। तो आइए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। न्यूक्लियर वॉर की जो हिस्ट्री है वो हिरोशिमा के काफ़ी टाइम पहले ही शुरू हो गई थी और साइंटिफिक सफलता तो 1789 में ही मिल गई थी, जब मार्टिन क्लैपरोथ ने एक ऐसे रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खोज कर ली थी जो कि आगे चल के यूज़ होने वाला था न्यूक्लियर वेपन की फिलिंग के लिए। हम बात कर रहे हैं यूरेनियम की। आज ऑलमोस्ट 9 कंट्रीज हैं जिनके पास हैवी न्यूक्लियर वेपन्स हैं और हर गवर्नमेंट इस पावर को बढ़ाना ही चाहती है और न्यूक्स यानी परमाणु के नंबर्स और बढ़ते ही जा रहे हैं, जिसे यूज़ करके एक बॉम्ब बनाने में करीब 10 साल लग जाते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आखिर इन न्यूक्लियर के बैलेंस का इंचार्ज कौन है और कितने साल लगते हैं एक वेपन को डिज़ाइन करने में। पहली बार न्यूक्लियर बॉम्ब को कैसे बनाया गया था, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर न्यूक्लियर बॉम्ब्स के अंदर कौन सी फीलिंग होती है और क्या भरा जाता है उनके अंदर। मोस्ट लाइकली इनके अंदर आइसोटोप यूरेनियम या प्लूटोनियम भरा जाता है, लेकिन अगर कोई आज न्यूक्लियर प्रोजेक्ट स्टार्ट करता है तो उन्हें इसे सीक्रेट रखना होगा। तो अगर बात करें प्रोजेक्ट स्टार्ट करने की, तो प्लूटोनियम एक गुड ऑप्शन नहीं है क्योंकि ये नेचुरली अवेलेबल नहीं है और अगर आपके पास रिएक्टर नहीं है तो इसे बनाना नामुमकिन है। और रिएक्टर बनाना या फिर इसे सीक्रेट रखना किसी गैराज या बेसमेंट में, ये तो लगभग इम्पॉसिबल है। तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, यूरेनियम 238। ये एक इकलौता आइसोटोप है जो कि सिंथेटिकली प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन ये यूजलेस है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, क्योंकि राइट आइसोटोप यूरेनियम 235 के लिए हमें नेचुरल यूरेनियम को एनरिच करना होगा, मतलब इसे प्रोसेस करना होगा। बट सबसे बड़ा सवाल ये है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। जो रॉ मटेरियल है वो कमर्शियली प्रोड्यूस होता है दुनिया के कई देश में और यूरेनियम पाउडर फॉर्म में भी बिकता है, जो येलो केक के फॉर्म में मिलता है, जिसे कुछ कंट्री जैसे ईरान की कैजाक कंपनी में कैजाटम प्रॉम के नाम से प्रोड्यूस होता है। और एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव के लिए पूरा यूरेनियम 235 50 kg यानी कि एक कोर के लिए 110 LB चाहिए होगा। मतलब इतना सारा यूरेनियम निकालने के लिए हमें 6.6 टन येलो केक चाहिए होगा और न्यूक्लियर बॉम्ब को टेस्ट करने के लिए हमें कम से कम 3 एक्सप्लोजिव की ज़रूरत होगी, यानी हमें 20 टन पाउडर चाहिए होगा। लेकिन इन्हें खरीदना ही बड़ा चैलेंज नहीं है, बल्कि ट्रांसपोर्ट करना, स्टोर करना जहां न्यूक्लियर फैसिलिटी हो, वो भी बहुत ज़्यादा मुश्किल है और छुपाना तो लगभग इम्पॉसिबल है। अगर हम ईरान का एग्जांपल ले तो ये इसमें काफ़ी हद तक सक्सेस कर चुका है क्योंकि ये इसको सेफली रखे हुए है। ईरान में एक बहुत ही खूबसूरत शहर है जिसका नाम है इस्फहान और इस शहर में टूरिस्ट का लगभग आना जाना लगा रहता है। हालांकि किसी को भी ये बिल्कुल भी पता नहीं है कि वहाँ पर येलो केक छुपा हुआ है। अगर हम बात करें यूरेनियम की, तो वो तब तक डेंजर नहीं है जब तक कि एनरिच्ड ना हो जाए, जिसका बहुत ही इंटेंसिव प्रोसेस है। यहाँ एक और सवाल आता है कि यूरेनियम को एनरिच्ड करने के लिए आखिर किस चीज़ की ज़रूरत होती है। तो आइए हम आगे इसके बारे में जानते हैं। एनरिचिंग का मतलब है एटम्स को स्प्लिट करना, यानी कि विभाजित करना, और सेपरेट करने की ज़रूरत होती है आइसोटोप यूरेनियम 235 के लिए, जिसके लिए यूरेनियम 238 को एक अच्छी स्पीड देनी होती है, जिसके लिए हमें एक डिवाइस की ज़रूरत होती है जो स्पिन करे 10 × 1000 टाइम्स 1 मिनट में, जिसके लिए हमें एक सेंट्रीफ्यूज डिवाइस चाहिए होता है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड यानी कि जटिल मशीन है, जो ऐसे पार्ट से बना होता है जो मिलना बहुत ही मुश्किल है, जिसे NSG न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप कंट्रोल करती है, इक्विपमेंट्स के एक्सपोर्ट को और इंक्लूडिंग उनके सेंट्रीफ्यूज पार्ट्स को भी। और इनके इलीगल तरीके से भी स्मगलिंग चेन सप्लाई कंट्रोल होती है, लेकिन इलीगल मार्केट इसके लिए बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। बहुत सारी कंट्रीज अपना खुद का रास्ता अपनाया हुआ है इक्विपमेंट्स लाने के लिए, जैसे कि नॉर्थ कोरिया ने एक कंपनी बनाई है जिसका नाम है शेल, और चाइना में भी एक कंपनी है जिसका नाम है शेनयांग एरोक्राफ्ट ग्रुप डैंगडोंग इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड, जिसे नॉर्थ कोरिया इंपोर्ट करती है पीसेस को और बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स को बहुत ही सीक्रेटली और अननोटिस्ड, यानी बिना किसी के नोटिस में।
इतनी सारी मेहनत करनी पड़ती है बस एक मशीन सेंट्रीफ्यूज बनाने के लिए, और ऐसे हजारों मशीन चाहिए होता है एनरिच्ड यूरेनियम के लिए, और ये एक साथ फॉर्म करते हैं कैस्केड, और गैसियस यूरेनियम को मूव कराया जाता है इसके थ्रू। और जैसे ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस पूरा होता है और हमें 1 साल लग जाते हैं 50 केजी यूरेनियम एक्सप्लोजन के लिए रेडी होने में, अगर किसी तरीके की टेक्निकल फेलियर एक्सीडेंट नहीं आती है तब। क्योंकि 2010 में ईरान में स्टक्सनेट कंप्यूटर बॉम्ब की वजह से करीब 100 सेंट्रीफ्यूज में प्रॉब्लम आ गई थी, जिसकी वजह से पूरा सिस्टम स्लो डाउन हो गया था। एनीवे, अगर आपके पास अच्छी क्वांटिटी में एनरिच्ड यूरेनियम है लेकिन इसके अलावा अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, तब भी ये एक तरह का डेड एंड है, क्योंकि आपको एक स्ट्रक्चर की जरूरत होगी इसे रखने के लिए। तो यहाँ ये सवाल आता है कि बॉम्ब को डिजाइन और प्रोड्यूस करने में कितना समय लगेगा। ये है जॉन कॉस्टर मलिन, जो कि एक ट्रक ड्राइवर थे विस्कॉन्सिन में, और इन्हें जाना जाता है जिसने लिटिल बॉय और फैटमैन के मॉडल को डिजाइन किया था, जिसने हिरोशिमा और नागासाकी को डिस्ट्रॉय किया। कॉस्टर मलिन ने 19 ईयर स्पेंड किया डिटेल डिजाइन क्रिएट करने में दोनों बॉम्ब के, और बॉम्ब को टाइटली इंप्लोजन के लिए जिसमें एनरिच्ड यूरेनियम स्फीयर में और जिसमें कन्वेंशनल एक्सप्लोजिव रखते हैं, और उसके चारों तरफ डेटोनेटर ट्रिगर्स होते हैं सीरीज में, और साथ ही में स्फीयर के चारों तरफ स्मॉल एक्सप्लोजन रखे जाते हैं, और मिडिल में स्फीयर से कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और क्रिटिकल मास तक पहुंचते हैं, जिससे कि बहुत ही विशाल एक्सप्लोजन होता है। साइंटिस्ट की छोटी सी टीम और मॉडर्न इंजीनियर जो कि एक्सपर्ट हो और एक्सपीरियंस हो फिजिक्स और इंजीनियरिंग में, वो डिजाइन कर सकते हैं कुछ ही महीनों में। लेकिन डिजाइन करने के बाद आता है सबसे डेंजरस पार्ट, प्रोडक्शन। हर समय एनरिच्ड यूरेनियम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, और इसके बाद हमें ज़रूरत होगी इसको मेटल में कन्वर्ट करने की, जिसको करने के लिए साइंटिस्ट वाटर हाइड्रोफ्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम यूज़ करते हैं प्रोसेस्ड मेटल को डिज़ायर्ड शेप देने के लिए। मतलब हम बात कर रहे हैं इम्प्लोजन टाइप वेपन की। ये 2 हेमिस्फीयर बहुत ही क्रूशल होता है, जिसे बहुत ही केयरफुली करने की ज़रूरत होती है। याद रखिए, यूरेनियम फिजिकल स्टेट के साथ खेलने का मतलब है हाई एक्सीडेंट होने की संभावना को क्रिएट करना। मेरा मतलब लार्ज स्केल पे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन नहीं है, बट फिर भी इतना बड़ा हादसा हो सकता है कि आपकी पूरी लेबोरेटरी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाए और आपके आसपास के जो लोग हैं वो घातक यानी कि लीथल रेडिएशन के शिकार हो सकते हैं। अभी भी हम फिनिश्ड स्टेज तक नहीं पहुंचे हैं, तो सवाल ये आता है कि आखिर हम ऐसा क्या करें जिससे कि बॉम्ब फिनिश स्टेज तक पहुंच जाए। न्यूक्लियर वेपन्स को यूज़ करने से पहले ज़रूरी है इसे टेस्ट करना। आजकल इसे टेस्ट अंडरग्राउंड किए जाते हैं, क्योंकि यही एक सॉल्यूशन है जिससे रेडियो एक्टिव फॉलआउट स्प्रेड ना हो। इसके लिए हमें जाइंट होल करना होगा या खाली माइन देखना होगा जहां पे किसी तरीके का कोई काम ना चल रहा हो। लेकिन इतना करने के बावजूद भी ये एक्सप्लोजन अननोटिस्ड नहीं हो पाएगा, जबकि कोई भी मशरूम क्लाउड नहीं बनेगा इसके एक्सप्लोजन से, क्योंकि हम इसे अंडरग्राउंड टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अंडरग्राउंड ब्लास्ट भी अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर वियना को जो मॉनिटर करता है ग्लोबल नेटवर्क्स सेस्मोमीटर एंड रेडियो न्यूक्लाइड आइडेंटिफिकेशन डिवाइस, जो कि स्मॉलेस्ट यानी कि छोटे से भी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को डिटेक्ट कर लेता है। सो ऐसा कोई रास्ता नहीं है जिससे कि हम सैंक्शंस और पेनल्टीज को अवॉइड कर सकें। इसी टाइम पकड़ा गया था नॉर्थ कोरिया, जब वो कंट्री अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म कर रहा था 2006 में, जिसमें यूएन ने सैंक्शन लगा दिया था, जिसकी वजह से उन्हें बहुत बड़ा इकोनॉमिक डिक्लाइन हो गया था। हालांकि अभी तक जितनी भी कंट्री हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, उन्होंने भी अपने वेपन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए हैं, उनमें से काफ़ी कंट्री चाह के भी, क्योंकि सैंक्शंस की वजह से। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि हम न्यूक्लियर वेपन्स को क्यों नहीं बना सकते, क्यों इतना मुश्किल है न्यूक्लियर वेपन्स को बनाना। और हम अगली वीडियो में बात करेंगे फैट मैन और लिटिल बॉय के एक एक लेयर को समझने की कोशिश करेंगे और कैसे वो वर्क करता है, किस तरीके से वो एक्सप्लोजन हुआ, इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस। दिस इज उज्ज्वल आकाश साइनिंग आउट अंटिल वी मीट अगेन।